हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए स्टार्ट करते थ्रस्ट फोर्स। देखो अभी तक बेटा हमने जो बातचीत करी थी वो किस बारे में बेटा मैंने बातचीत करी, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या क्या होते हैं बेटा, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है m1 x1 m2 x2 till mn xn अपॉन टोटल मास। y कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा m1 y1 m2 y2 till mn yn अपॉन टोटल मास, है ना। सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेसमेंट क्या होती है m1 x1 m2 x2 till mn xn अपॉन टोटल मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होती है m1 v1 m2 v2 till mn vn अपॉन टोटल मास, हाँ ना बोले यार, ठीक है। और बेटा उसके बाद मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो क्या है m1 a1 m2 v2 till mn an अपॉन टोटल मास। दैट इज टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास होता है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर। टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास क्या होता है, अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होती है m1 v1 m2 v2 till mn vn, टोटल मोमेंटम अपॉन टोटल मास। टोटल मोमेंटम, तो बेटा टोटल मोमेंटम क्या होता है, टोटल मास इनटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। टोटल मोमेंटम क्या होता है, टोटल मोमेंटम इनटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखो मैं आपको एक बात पहले ना समझा चुका था कि देखो मेरी बात सुने बहुत ध्यान से। तो ये बात हमको मालूम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। एक सेकंड में जो मोमेंटम में चेंज आता है उतना ही आपको फोर्स लगाना पड़ता है, उतना ही आपको फोर्स लगाना पड़ता है। आपने फोर्स कितना लगाया है एक ऑब्जेक्ट पे वो डिपेंड करता है कि उसके मोमेंटम में एक सेकंड में जो चेंज आया उतना ही आपने फोर्स लगाया। dp by dt equal to dp by dt equal to, हालांकि इक्वेशन ट्रू कब रहेगी, इनर्शियल फ्रेम में। किस फ्रेम में ट्रू रहेगी, अब देखो इसके बाद बेटा मैंने आपके साथ बात करी थी मतलब अगर टोटल फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट। अगर वो जीरो थी तो जीरो रहेगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो। सिखाई थी ये बात, बिल्कुल सिखाई। उसके बाद बेटा मैंने आपको सिखाया था कि टोटल फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, दैट इज टोटल मोमेंटम कांस्टेंट है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन सिखाया था। उसके बाद प्यारे बच्चों मैंने आपको सिखाया था बेटा इंपल्स। इंपल्स का था सडन चेंज इन मोमेंटम। सडन चेंज इन मोमेंटम, अचानक से मोमेंटम में चेंज आ रहा, अचानक से मोमेंटम में कैसे चेंज आएगा, अचानक से मोमेंटम में चेंज करने का तरीका एक ही है कि अगर आप बहुत बड़ा फोर्स लगाओ, एक सेकंड में मोमेंटम में चेंज आता है f, तो dt टाइम में क्या था f dt। अब मैं चाहता हूं f dt फाइनाइट वैल्यू, dt बहुत छोटा है तो f बहुत बड़ा हो तो f dt क्या हो जाएगा बेटा, कुछ फाइनाइट वैल्यू आ पाएगी। अरे हाँ ना बोलो, dt का 10 की पावर -5 तो जो f होना चाहिए वो 2 × 10 की पावर 6 है ना। इस टाइप का बड़ा सा वैल्यू होगी तभी हो पाएगा। तो दैट इज जो बहुत बड़े बड़े फोर्सेस हैं वही इंपल्सिव हो सकते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज नहीं ले सकते हैं वो इंपल्सिव नहीं हो सकते हैं। क्या दो आगे समझ में आ रहा है, हाँ ना बोले यार। तो बेटा जो बहुत छोटे से टाइम के लिए बहुत बड़ी वैल्यू ले लें वो कैसे फोर्सेस है, इंपल्स। वो कैसे हो सकते हैं, पर क्या एक इंपल्सिव फोर्स हमेशा इंपल्सिव की तरह बिहेव करेगा, एक इंपल्सिव फोर्स हमेशा इंपल्सिव की तरह बिहेव करेगा, तो आंसर क्या होगा, नो। क्या आंसर होगा, नो। दोस्त समझ में आ गए। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया कि देखो नॉन इंपल्सिव फोर्स कौन सा होता है बेटा, जो सडन चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस ना कर सके। और इंपल्स क्या होता है बेटा, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स क्या होता है, एफ dt का समेशन, एफ dt का ft ग्राफ के नीचे करेंगे, ft ग्राफ के नीचे करेंगे बेटा। जैसे वहां पर हम बोलते हैं टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहां पर हम बोलते हैं इंपल्स बराबर टोटल इंपल्स बराबर चेंज इन टोटल मोमेंटम, चेंज इन टोटल मोमेंटम। अरे हाँ ना बोलो यार। और तो ft ग्राफ के नीचे क्या इंपल्स होता है, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बराबर इंपल्स। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बराबर इंपल्स। क्या इतनी बातें समझ में आ चुकी थी, ठीक है। यही लास्ट टॉपिक था जो मैंने पढ़ाया था, नहीं इसका मैंने आपको पढ़ाया था कोलिजन। क्या पढ़ाया था, कोलिजन। तो कोलिजन की बेटा प्रॉब्लम सॉल्व करते बेटा बस क्या दिमाग में लगाना होता है बेटा, ध्यान केवल और केवल एक ही बात का लगाना होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर e इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर e इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर हेड ऑन होगा, हेड ऑन किसको बोलते हैं, जब लाइन ऑफ कोलिजन और लाइन ऑफ मोशन कोइंसाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं हेड ऑन या 1D या डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट, ये डायरेक्ट सेंट्रल। और अगर 2D कोलिजन हो या ऑब्लिक हो तो उस टाइम क्या होता है बेटा, जो वेलोसिटीज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कोलिजन है वो तो चेंज होंगी नहीं, और जो अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन है उसमें बेटा दो इक्वेशन लगेगी, एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और दूसरी क्या लगेगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर e इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बस दैट इज एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन और एक मोमेंटम कंजर्वेशन। एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन और एक इलास्टिक कोलिजन होता है, सेम मास होते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है बेटा, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। कई बात याद आ गई। अगर एक बॉडी रेस्ट पे एक m मास की बॉडी आ रही है इलास्टिक कोलिजन हो तो बेटा दोनों फाइनली कैसी पाथ पे चलेंगी, परपेंडिकुलर पाथ पे। कैसी पाथ पे चलेंगी, कई बात याद आ गई। अगर इलास्टिक कोलिजन का ऑब्लिक कोलिजन का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहली क्वेश्चन जो मैं बनाता हूं वो थी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। और जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही सही आंसर होगा। पहली बात तो ऑब्लिक का क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएगा तो कौन सा वाला आएगा,
आएगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो थीटा एंगल पे आके स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड से, है ना, थीटा एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है तो फाई पे जा रहा है, तो tan फाई क्या आया था, tan थीटा बाई डी। याद आ गई बात या नहीं याद आई? देखो बेटा अगर ये एक ऑब्जेक्ट आके टकरा रहा है इसको, तो बेटा पक्का है कि जो लाइन ऑफ कोलिजन हो गई वो ये हो गई, नहीं आया समझ में? तो बेटा ये जो u वेलोसिटी इधर को क्या कंपोनेंट हो जाएगा, u cos थीटा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गई u cos थीटा, वेलोसिटी और ये u sin थीटा हो गई पैरेलल टू फ्लोर। तो बेटा अगर ये फ्रिक्शनलेस है तो बेटा यानी वेलोसिटी में तो चेंज आएगा नहीं, ये तो u sin थीटा ही रहेगी, लेकिन जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है बेटा वो क्या हो जाएगी, eu cos थीटा। क्या हो जाएगी बेटा, तो जो एंगल हो जाएगा फाई वो क्या हो जाएगा, tan फाई क्या आ जाएगा, दिस अपॉन दिस दैट इज tan थीटा बाय e, और फाइनल वेलोसिटी करेगी u sin थीटा i क्या प्लस eu cos थीटा j, है ना। और ऑब्लिक कोलिजन बेटा अगर मान लो ये परफेक्टली इनइलास्टिक होता, e 0 होता तो ऐसे आता और u sin थीटा से ही चल पड़ता। यार बोल दो आगे यार, नहीं आया समझ में? हेलो मेरे दोस्त समझ में आ रहा है अनुभव? तो बेटा ये कहानी थी बेटा कोलिजन की। आज मेरे को चर्चा करनी है आपके साथ थ्रस्ट फोर्स। किसकी चर्चा करनी है, थ्रस्ट फोर्स की। एक बार की बात है, कब की बात है, एक बार की बात है ना। हमें एक रॉकेट मिला तो वो मेरे को कह रहा है कि तुमको पता है कि मैं उड़ पाता हूँ। मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ। तो कहता है तुम्हें पता है मैं कैसे उड़ पाता हूँ? मैंने कहा किसी के भी पीछे आग लगे तो उड़ सकता है ना। तो मैं कहता मेरे को फील नहीं आ रही है सांप कहता, तो मैंने इसको कहती गर्मा गर्म तवा किया और मैं कहा बैठ जाओ, ये बैठा और तुरंत जाके छत से टकरा है। तो मैंने कहा समझ में आ गया रॉकेट कैसे उड़ता है? कहता हाँ सर समझ में। कहता लेकिन सर फील नहीं है। फिर हमने अमनीत को बुलाया। अमनीत कहता कि सर मेरे पे 4-5 एग्जांपल्स लो और इसको फील करो। चलो पहले एक असली रॉकेट का एग्जांपल। वैसे तो अमनीत भी एक असली रॉकेट था। लंबा कर देंगे सर। हाँ अब देखो यहाँ मेरा दोस्त बैठा है सुहेल, वो बहुत ध्यान से फील करना चाहता है कि उड़ कैसे रहा है। देखो बेटा एक बार की बात मैं आपको बताता हूँ। एक बार की बात है, अमनीत खड़ा हुआ था फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे। किस पे खड़ा होता है ना, और वहां पर क्या हुआ, इसके साथ में हरिओम था। अच्छा तुमको हिलना नहीं। हेलो मोहित कम है। तो अब ये जो मोहित है, ये मोहित बहुत ही गुड बॉय है ना। अब क्या हुआ देख, अरे अब क्या है कि मैंने इसको क्या किया, इधर को पुश किया तो मेरे पे इक्वल डबल रिलेशन आ गया। अरे हाँ ना बोलो यार, तो हम दोनों इधर उधर जा पाएंगे। समझ में आ गई, शौकी उधर जाएंगे। अच्छा सुने सुने अब क्या हुआ कि देखो अब ये ऐसा है, मतलब किस तरीके से बेटा हम चल सकते हैं फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे। हमको किसी को पुश करना पड़ेगा। बेटा ग्राउंड है तो ग्राउंड को पुश करेंगे तो ग्राउंड हम पे एक बार डबल रिलेशन है। अरे एक बार समझा दिया तो दोबारा मैं धक्के ही तो देने आ रहा हूँ तुमको यहाँ पे। हाँ ये तो क्या है बेटा, देखो हम क्या करते हैं बेटा, ग्राउंड को पुश करते हैं, ग्राउंड इक्वल अपोजिट रिएक्शन देता है, इससे हम चल पाए। अरे कोई तो हाँ ना बोलो यार, समझ में आ गया नहीं आ गया सब कुछ बेटा। अब देखो बेटा है कि हम ग्राउंड को पुश करते हैं, ग्राउंड इक्वल अपोजिट रिएक्शन देता है, तब हम चल पाते। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल आ गई। अब देखो प्यारे बच्चों है ऐसा कि अब यहाँ पर कोई चीज थी तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे आसपास चीज हम उसको पुश कर सकते हैं, है ना। हमारे पास दादी थी तो हमने दादी को पुश किया, हम पे इक्वल अपोजिट रिएक्शन है, हम भी चल पड़े और वो भी चल पड़े। अरे हाँ ना बोले। अब जब अमनीत है, अमनीत के पास कुछ, अब अमनीत के पास उसने कपड़े नहीं पहने कि भाई नहीं तो लोग कहते कपड़ों उतार कैसे फेंको, है ना। तो लेकिन अब अमनीत जो है फिर भी मतलब चलना चाहता है। वो कब तक यहीं खड़ा रहेगा, बर्फ पे खड़ा हुआ है ना। है ना।
अवनीत जो है बेटा वो चलना चाहता है। अवनीत क्या करना चाहता है? क्यों? तो अवनीत ने क्या किया? अवनीत हल्का सा बस ऐसे झुका और फायर किया। और क्या किया? फायर। फट 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 फट। तो क्या हुआ? लगातार ना गैस निकल रही है और उस पे क्या हुआ बेटा? उसने गैस को पूरी ताकत आई, पूरी ताकत से फोर्स लगा के फेंका। तो उस पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आएगा। अरे बेटा बात तो सुन लो ध्यान से, कॉन्सेप्ट समझ लो। आपके मन में ये आ रहा होगा कि वो मुंह से भी तो फूंक मार सकता था। उल्टा कर दिया। ज्यादा शाबाश, क्योंकि आंखें उसके पीछे थोड़ी ना लगी। अगर ऐसे तो कहता था पीछे चलता, ऐसे चलता है ना, फिर ऐसा हो सकता था कि भाई बेटा वो पीछे तो कहीं कैक्टस वैक्टस का पेड़ होता है ना, रोजी रोटी का नुकसान हो जाता, सिलेंडर की कंपनियां खराब हो जाती। अब देखो बेटा बात सुनो, कंपनी कह रहा मैं लुधियाना में अच्छा था। हाँ अब देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमको समझाता हूँ। बेटा बड़े दिन से मतलब मैं तुमको इतना याद करता था, मैं सब सोच रखा था पहले। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? तो अवनीत को अगर उड़ना है तो फिर उसको फायर किधर से करना पड़ेगा? क्योंकि पीछे कैक्टस का पेड़ भी है। क्या तो आगे समझ में नहीं है ना, रोजी रोटी का सवाल है उसकी। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से। अब यहाँ पर बैठा है सोहेल, यहाँ पर बैठा है सोहेल। अब सोहेल जो है ये एक्चुअली में मतलब अवनीत का कोई बॉडी पार्ट है। अब यहाँ पर सोहेल ने देखा कि डीएम मास अचानक से जो उसके सामने था वो चलने लगा। जो डीएम मास अचानक से था यहाँ पे, अच्छा मेरी बात सुनो। हेलो श्रीवास, तुमको उड़ाएं? अच्छा चलो ये तो सब मजाक की बात है बेटा, काम की बात है। ये बड़े ध्यान से देख रहा है इसको डीएम मास, ये भी रेस्ट पे था है ना, ये भी रेस्ट पे था। अचानक से उसके पास वेलोसिटी आ गई यू रिलेटिव। चलिए देखो मजाक की बात हटाते हैं बेटा। कोई भी इंजन होता है ना तो उसकी ना एक बेटा उसकी कैपेसिटी होती है, कितनी वेलोसिटी से वो फ्यूल को फेंक सकता है। और जितनी वेलोसिटी से वो फेंकेगा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी से फेंकेगा उतना ज्यादा वो पुश करेगा, उतना इक्वल अपोजिट रिएक्शन आएगा। सही बात है गलत बात? तो बेटा देखो अब मान लो कि वो फेंक रहा है जो भी बेटा देखो, जो बुमराह अंकल है ना बेटा वो 100 किलोमीटर पर आवर से बॉल फेंक सकते हैं वैसे एक्चुअली, लेकिन वो क्या करते हैं? चीटिंग करते हैं। वो भाग के 50 से भाग के आते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? 100 से तो वो अपने रिस्पेक्ट में फेंकते हैं, 100 से तो फेंक सकते हैं और 50 से वो भाग रहे हैं, तो क्या वेलोसिटी हो जाएगी? 150। क्या हो जाएगी बेटा? तो प्यारे बच्चों मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, अब यहां पर ये जो रॉकेट है ना ये यू रिलेटिव से फ्यूल को फेंक सकता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्यूल को फेंक सकता है। तो बेटा डीएम इनटू यू रिलेटिव ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। पहले तो ये क्या जाएगा? पहले तो जीरो था, उसके सामने ही पड़ा था वो मास, जला तो नीचे को निकल गई आग। अरे हाँ ना बोलो, गैस नीचे को निकली। तो बेटा पहले मोमेंटम क्या था? जीरो। तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। डीएम इनटू यू रिलेटिव ये क्या था? मोमेंटम था, फाइनली क्या हो गया? जीरो। ये हो गया चेंज इन मोमेंटम dt टाइम। तो 1 सेकंड में मोमेंटम में क्या चेंज आएगा? ये है। और जो 1 सेकंड में मोमेंटम में चेंज आता है उसी को क्या बोलते हैं? फोर्स। और ये आ गया थ्रस्ट फोर्स। अरे कोई तो हाँ ना बोल दो यार। यू रिलेटिव डीएम बाई dt, यू रिलेटिव डीएम बाई dt। अरे हाँ ना तो बोलो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे हाँ ना बोलो यार। देखो बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से। बेटा जो मोमेंटम होता है ना वो मास इनटू वेलोसिटी जैसे आप लिखते हैं, और जब अपने मतलब वहां होते थे न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ते थे तो मतलब कई बार ना लोग ऐसे कहते हैं यहाँ पर m dv by dt प्लस v dm by dt ऐसे लिखना चाहिए है ना। और कहते थे मास तो अपना कांस्टेंट है न्यूटन्स लॉज में, वो तो रॉकेट प्रोपल्शन में आके वेरी करेगा है ना, तब इसकी बात करेंगे। अभी तो जीरो है, अभी तो बेटा ये हमेशा ही जीरो था, रॉकेट प्रोपल्शन में भी ये जीरो ही होता। बेटा जब मैंने आपको सिखाया एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 x1 plus m2 x2 till mn xn अपॉन टोटल मास, क्या वो सारे के सारे मासेस एक दूसरे से चिपके हुए थे, अलग अलग थे? हो सकता है चिपके भी, एक्स कोऑर्डिनेट सेम भी हो सकते हैं सब इकट्ठे पड़े, सबका एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है वो अलग अलग, ऐसा भी तो हो सकता है वो। फिर मैंने डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो क्या मैंने टोटल मास को कांस्टेंट माना या वेरिएबल? मैंने टोटल मास को तो तब भी कांस्टेंट ही माना ना दोस्त, टोटल मास तो मेरा चेंज नहीं होना, साथ में होना जरूरी नहीं है। अगर मैंने सिस्टम किसी को माना है
तो वो मेरा सिस्टम है, भले वो साथ में हो, एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो, भले एक्स कोऑर्डिनेट अलग हो। मैंने डिफरेंशिएट किया तो मैंने टोटल मास को वेरिएबल माना था या टोटल मास को कांस्टेंट माना? बेटा बस ये कहना चाह रहा हूं, ये मेरा एक सिस्टम है जिसमें यहाँ पर ए बी सी है और डी ई बाहर है। अभी बेटा ये फिजिकल बाउंड्री से अगर ये बाहर भी चला जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा और ई यहाँ पे आ जाएगा, तो भी सिस्टम मेरा ए बी सी ही रहेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? नहीं तो मेरे सिस्टम का मास नहीं चेंज हो जाएगा बेटा, वो तो कांस्टेंट है, दिस इज ऑलवेज जीरो। और अगर ये सही था तो यहीं से निकालते थ्रस्ट फोर्स। अभी तो मैंने काफी आसान तरीके से निकाला है ना। इसको आप किसी अगर किताब से पढ़ें या किसी मतलब YouTube चैनल पे देखेंगे तो आपको काफी आनंद आएगा ये डिराइव करते हुए, है ना। काफी बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन आता है कि खाली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है। इससे आप सोचिए थ्रस्ट फोर्स क्या होता है। डीएम मास था, इसके सामने था वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, फिर क्या आ गई, यू रिलेटिव आ गई। तो डीएम इनटू यू रिलेटिव ये हो गया चेंज इन मोमेंटम जो dt टाइम में आया, क्योंकि पहले तो जीरो था, पहले तो उसके सामने सोहेल के सामने वो पड़ा हुआ था फ्यूल, और फिर क्या हुआ, वो यू रिलेटिव से निकला। तो डीएम इनटू यू रिलेटिव माइनस जीरो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये क्या होता है बेटा, फोर्स। और ये क्या है बेटा, मास के निकलने से जो फोर्स आ रहा है, मास पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं, मास हम पे जो इक्वल अपोजिट रिएक्शन लगा रहे हैं। दोस्त कह दो आगे। तो बेटा यू रिलेटिव डीएम बाई dt ये क्या होता है, थ्रस्ट फोर्स। ये क्या होता है, थ्रस्ट फोर्स। यू रिलेटिव डीएम बाई dt, यू रिलेटिव या दोस्त कह दो, समझ में आ गया। यू रिलेटिव डीएम बाई dt ये क्या होता है, थ्रस्ट फोर्स। ये क्या होता है, समझ में आ गई। अपनी परेशान तो नहीं, अभी तो 4-5 एग्जांपल बात देख लो। अगर मतलब ज्यादा तकलीफ हो रही है, श्रीवास को बिठाया था। श्रीवास हाँ चलिए, देखिए घर वालों को ये तो पता था बास मारता था, श्री लगा दिया, ये चलो कोई ज्यादा चिढ़ाए। हाँ तो बेटा ये थ्रस्ट फोर्स आ गई यू रिलेटिव डीएम बाई dt। थ्रस्ट फोर्स क्या आ गई, यू रिलेटिव। अरे समझ में आया नहीं है? अरे डीएम मास था, पहले क्या था, रेस्ट पे था, फिर चलने लग गया यू रिलेटिव से, फिर चलने लग गया यू रिलेटिव से। तो बेटा चेंज इन मोमेंटम क्या है, डीएम यू रिलेटिव, और ये चेंज इन मोमेंटम है dt टाइम में। तो 1 सेकंड में क्या मोमेंटम में चेंज आएगा, यू रिलेटिव डीएम बाई dt। अरे कोई तो हाँ ना बोल दो यार। प्यारे बच्चों dt टाइम में जो मोमेंटम में चेंज आया वो आया dm into u रिलेटिव माइनस जीरो। 1 सेकंड में मोमेंटम में क्या चेंज आएगा बेटा, 1 सेकंड में जो मोमेंटम में चेंज आएगा उसी को हम बोलते हैं बेटा थ्रस्ट फोर्स। यू मतलब उसी को बोलते हैं फोर्स जो 1 सेकंड मोमेंटम में चेंज आएगा। और यहाँ पर बेटा मास के निकलने के कारण जो फोर्स आता है उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? अब सीखा क्या बेटा, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो f थ्रस्ट जो आएगा वो u रिलेटिव dm by dt। अगर dm by dt पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, फोर्स जो आएगा वो u रिलेटिव के डायरेक्शन में आएगा। और dm by dt अगर नेगेटिव हुआ, जैसे यहाँ पे मास जो है रॉकेट का वो डिक्रीज हो रहा है, तो बेटा dm by dt नेगेटिव है, तो जो थ्रस्ट फोर्स आएगा वो u रिलेटिव से अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अगर dm by dt पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब जैसे मैं रेस्ट पे हूँ, है ना, मान लो मेरे को कोई ना क्या कर रहा है, बॉले फेंक रहा है मेरी तरफ, और मैं फ्रिक्शनलेस फ्लोर में, मैं बॉले फेंक रहा हूं, बॉल को पकड़ता जाऊं, तो क्या होगा, मेरे पे फोर्स किधर आएगा, यू रिलेटिव। मेरे को लग रहा है बॉल मेरी तरफ आ रही है और फोर्स भी मेरे को उधर कोई है, मैं जाऊंगा भी इधर कोई। अरे हाँ ना बोलो यार। तो फोर्स जो है वो यू रिलेटिव के डायरेक्शन में आएगा। कब, जब मास बढ़ रहा होगा तो एफ थ्रस्ट जो होगा वो पैरेलल टू यू रिलेटिव होगा। कब, when mass is increasing, when mass is increasing। और F thrust जो होगा वो एंटी पैरेलल होगा। F thrust जो होगा वो क्या होगा बेटा, एंटी पैरेलल या अपोजिट टू होगा, या अपोजिट होगा किसके, एंटी पैरेलल या अपोजिट होगा किसके, यू रिलेटिव के। कब, जब मास घट रहा होगा। अरे कोई तो हाँ ना बोल दो यार, पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा। और थ्रस्ट फोर्स पे जो बेटा जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना, बहुत ही शानदार बात ये होती है कि अगर आप उसको थ्रस्ट फोर्स के बगैर सॉल्व करें तो और जल्दी हो जाते हैं। अगर आप इंपल्स यूज करें वहां पे तो वो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो जब भी थ्रस्ट फोर्स का क्वेश्चन आए तो हमेशा दिमाग में सबसे पहली बात जो स्ट्राइक करनी चाहिए वो करनी चाहिए इंपल्स। जितना ज्यादा मास निकलेगा उतना थ्रस्ट फोर्स आएगा। जितना 1 सेकंड में आप मोमेंटम में चेंज करोगे उतना आप फोर्स लगाओगे, उतना इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आएगा। तो thrust force will be parallel to u relative if mass is increasing, and thrust force will be opposite to u relative if mass is decreasing.
चलिए, तो ये हुई बेटा कहानी, मतलब बेसिक थ्रस्ट फोर्स। मैंने आपको बताया कि थ्रस्ट फोर्स कैसे डेराइव करते हैं। अब सवाल आते हैं इन पे, सवाल कैसे बनेंगे। सवाल ऐसे बनेंगे, अब नीत यार आज से आपको नहीं उड़ाएंगे। श्रीनिवास को उड़ाने में कोई खास मजा है क्या? बदबू कर जाएगा। पिंकी उड़ना चाहते हो? पक्का? नहीं। चलो कोई बात नहीं। अब जो आपको अच्छा लगे आप वो इमेजिन करते चले। अरे यार हमने कुछ भी कहा, जो तुम्हारे उड़ने में जनता को मजा आता है ना यार। यहां से निकलने वाली जहरीली गैसेस क्या निकलने वाली है? इसका मास है 100 किलो। क्या मास है? 100 किलो। और अब बेटा जो गैसेस निकल रही है वो निकल रही है 0.5 किलोग्राम पर सेकेंड। बताना है, लिखिए। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ गैसेस so that normal force on Avneet may be 0. Calculate the velocity of gases so that normal force on Avneet may be 0. Avneet आप क्या लिख रहे हो? अच्छा बात, कितने लोगों ने अवनीत लिखा सही में? हाँ, तो बेटा देखो अब नॉर्मल फोर्स अगर 0 है तो बेटा थ्रस्ट फोर्स बताओ, अवनीत बताओ, थ्रस्ट फोर्स किधर को आएगा, ऊपर को या नीचे को? ऊपर को। भाई पता है, फील तो कर सकता है अच्छा। और mg किधर को आएगा बेटा? mg तो हो गया बेटा 1000 और नॉर्मल फोर्स क्या है बेटा 0। तो बेटा थ्रस्ट फोर्स बराबर 1000 चाहते हैं। थ्रस्ट फोर्स क्या चाहते हैं हम? अरे कोई तो हाँ ना बोलो यार। थ्रस्ट फोर्स हम क्या चाहते हैं? 1000। और थ्रस्ट फोर्स होता क्या? u रिलेटिव dm/dt, और dm/dt क्या है? हाफ। तो यहां से बेटा u रिलेटिव क्या आ गया बेटा? 2000 मीटर पर सेकंड से गैसेस निकलेगी बेटा। फायदा ही फायदा। समझ में आ गया? तो 2000 मीटर पर सेकंड से गैसेस निकलेगी। तो अपनी जस्ट मतलब उड़ने की कंडीशन में आ चुका, जस्ट उड़ने की कंडीशन में आ चुका। अरे दोस्तों समझ में आगे नहीं आगे? लिखिए अगला, लिखिए इन दी अबव क्वेश्चन calculate the normal force in the above problem. Calculate the normal force if gases are being ejected at 1000 meter per second. Calculate the normal force if gases are being ejected at 1000 meter per second. अब बेटा अगर 1000 मीटर पर सेकंड से गैसेस निकल रही है तो थ्रस्ट फोर्स क्या आएगा जरा जल्दी बताओ। F थ्रस्ट कितना है बताओ जरा। U रिलेटिव कितना हो गया बेटा 1000 और dm/dt कितना है हाफ। तो फोर्स ऊपर को क्या आ गया 500। तो थ्रस्ट फोर्स अगर 500 है तो अब नॉर्मल कितना हो जाएगा n। तो n प्लस 500 बराबर 1000। तो n कितना आ जाएगा 500। क्या ये बात समझ में आ गई? अरे हाँ ना बोलो यार। क्या मेरे को और क्वेश्चन कराने इस पे क्लियर हो गया? क्या एक्सेलरेशन 10 दूं और पूछूं गैसेस की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? हो जाएगा? सबको समझ में आ गया? चलो लिखिए है ना।
तीन ही वैरायटी के क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब ऐसे वाले तो कर ही लो यार। लिखो, also calculate the velocities of ejected gases if acceleration of rocket is 10 meter per second square upwards. Calculate the velocity of ejected gases if acceleration of rocket is 10 meter per second square upwards. Calculate the velocity of ejected gases if acceleration of rocket is 10 meter per second square upwards. नहीं समझ में आएगा? अब एक्सेलरेशन क्या है बेटा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड, तो एफ थ्रस्ट आगे एफटीएच है ना, नॉर्मल तो जीरो हो गया क्योंकि उड़ रहा है, तो एफ थ्रस्ट ऊपर को आ गया, mg नीचे को आ गया, mg दिखता है 1000 बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? 10, तो ये थ्रस्ट फोर्स क्या आ जाएगा? 2000। थ्रस्ट फोर्स क्या आ जाएगा? थ्रस्ट फोर्स आ गया बेटा 2000। और थ्रस्ट फोर्स क्या होता है प्यारे बच्चों? यू रिलेटिव dm by dt वो हाफ है, तो यहाँ से यू रिलेटिव क्या आ जाएगा बेटा? 4000। तो ये तो है आसान आसान क्वेश्चन, बड़े आराम से हम कर पाएंगे, ये बड़े आराम से हम चलो यार, ये अब नहीं हटाए। और भी हुलुलुलुलु समझ में आ रहा है? शमीम बेटा समझ में आ गई? टेंजन आज तो दोपहर में क्लास अब तो नहाया था। ये रिलेटिव वेलोसिटी आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। हमेशा बेटा रॉकेट के अंदर से गैसेस कितनी तेजी से निकल रही है, रॉकेट के रिस्पेक्ट में उसी की बात करते हैं, है ना। जैसे वहां पर बेटा गन रिकॉइल करती थी, यहाँ पे बेटा फ्यूल निकल रहा है और रॉकेट रिकॉइल कर रहा है। आप ये कह सकते हैं पहले क्या होता, हमने बंदूक मारी थी और सॉरी गोली मारी थी, बंदूक रिकॉइल करती थी। अब यहाँ पर क्या बेटा, गैसेस मार रहे हैं और रॉकेट रिकॉइल कर रहा है। अरे हाँ ना बोलो यार। अब देखो बेटा, ये क्या है? ये एक रॉकेट है जिसका इनिशियल मास जो है वो m0 है, और dm by dt जो है मास जो है रॉकेट का घट रहा है एट द रेट ऑफ r। dm by dt माइनस r का मतलब क्या हुआ? समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? समझ में आ गई या नहीं आ गई? मतलब मास घट रहा है एट द रेट ऑफ r, रॉकेट का मास, मैं सिस्टम का मास नहीं कह रहा हूं। कुछ लोग सोचे dm by dt तो हमेशा जीरो होता, वो सिस्टम का मास अगर m है तो dm by dt हमेशा जीरो होता। बेटा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। अब u रिलेटिव जो है, कितनी वेलोसिटी से गैसेस निकलेंगे वो u है, वो क्या है? अब मान लो कोई कहते हैं कि मैं वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, तो कैसे बताएंगे बेटा? बेटा जो थ्रस्ट फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा? FTH। मान लो ग्रेविटी फ्री स्पेस में, मान लो ग्रेविटी फ्री स्पेस में, तो थ्रस्ट फोर्स, या मान लो चलो है mg भी है, आपको चाहिए तो g जीरो कर देना, तो थ्रस्ट फोर्स माइनस mg बराबर ma, और a क्या हो जाएगा? dv by dt, और थ्रस्ट फोर्स क्या हो जाएगा? u रिलेटिव dm by dt। u रिलेटिव u हो गया और dm by dt बेटा r। बेटा थ्रस्ट फोर्स तो r u आएगा ना बेटा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, मतलब इतना दिमाग मत घुस जाओ कि भैया, मतलब इतना सोच लो ना, थ्रस्ट फोर्स बस u रिलेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा ना। मैग्नीट्यूड तो r u है और mg नीचे को आ गया बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास क्या हो जाएगा बेटा? मास t टाइम बाद की कहानी है। t टाइम बाद मास क्या हो जाएगा बताओ जरा? m0 तो इनिशियल मास था, 1 सेकंड में r से घट रहा है, तो t टाइम में rt से घट जाएगा। अरे हाँ ना बोलो यार, बराबर m0 माइनस rt। rt समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? dv by dt। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा? dv by dt। अब बेटा dt को उधर ले जाओ और m0 माइनस rt को भी इधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा? ru अपॉन m0 माइनस rt dt माइनस g dt बराबर d। जब टाइम जीरो था वेलोसिटी जीरो थी,
जब टाइम t हुआ वेलोसिटी भी है। वेलोसिटी v हो गई। बिल्कुल ही लल्लू सी कैलकुलेशन है और हमको ऐसा इंटीग्रेशन करना आता है। ये v आ गया, ये माइनस gt आ गया, है ना, और ये क्या आ जाएगा बेटा, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x और 1/ax प्लस b का क्या होता है ln ax प्लस b अपॉन a, ru अपॉन माइनस r ln m नॉट माइनस rt। अरे कोई तो हाँ ना बोल दो यार, समझ में आ गए बेटा। मैं फिर से बता दूं, थ्रस्ट फोर्स ऊपर को आएगा mg, नीचे को थ्रस्ट फोर्स माइनस mg बराबर ma। थ्रस्ट फोर्स हो जाएगा ru बेटा, r मतलब u रिलेटिव dm/dt, u रिलेटिव u और dm/dt r, और थ्रस्ट फोर्स किधर को आएगा, u रिलेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ru माइनस mg बराबर ma, और m को लिख दिए m नॉट माइनस rt, m नॉट, m को क्या लिख दिए m नॉट माइनस rt। अब बेटा a को लिख दिया dv/dt और फिर इंटीग्रेट कर डालो, है ना। और बेटा 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x 1/ax प्लस b का होता है ln ax प्लस b अपॉन a क्या है माइनस r। ये r को काटो यहां से, खच खच, ln m नॉट बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट था, लेकिन माइनस है तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर लो। लोअर लिमिट ln m नॉट, अपर लिमिट ln m नॉट माइनस rt, तो m नॉट अपॉन m नॉट माइनस rt आ जाएगा। log a माइनस log b, log a by b होता है u माइनस gt बराबर v। अब मान लो क्वेश्चन में ये दिया होता t इक्वल मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0, तो इसको 0 ले लेते। अरे क्या तो आ गया, नहीं आया समझ में। ये हो गया रॉकेट propulsion। नीचे माइनस आ रहा है क्या? हाँ माइनस आर था बेटा नीचे, तभी तो प्लस, तभी तो मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, ओ सॉरी लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट किया। वैसे तो अपर माइनस लोअर होता, माइनस था इसलिए लोअर माइनस अपर कर दिया। यार जल्दी जल्दी लिखो ना, खत्म करो यार। बस छोटा सा इंटीग्रेशन है, डरो नहीं भाई इससे, खतरनाक तो नहीं लग रहा इंटीग्रेशन ये। अरे भाई लोग समझ में आ गया है। देखो वैसे तो इसका ना ये क्वेश्चन आता है नहीं यार, ये कि रॉकेट उड़ाएं, क्वेश्चन वही है कि जो शुरू के 3 मैंने बताए। बस वहां पर क्या होगा, रॉकेट का मास हो सकता है 100 के बदले 1000 हो जाए, है ना, और यू रिलेटिव बस निकालना होगा। ऐसे ही वो जो पहले मैंने 3 क्वेश्चन कराए बस वही काम के हैं। ये वाला इसलिए कराया क्योंकि फोर्स में जो चीज मतलब आता नहीं है ये, मतलब बस बेटा एक सिंपल बात मैंने आपको बताई कॉन्सेप्चुअल की, सिस्टम एक फिजिकल बाउंड्री से एसोसिएटेड नहीं होता। सिस्टम वो है जिसको आपने चुना है सिस्टम। और सिस्टम आप किसको चुनते हो, सिस्टम आप ऐसी जगह पे चुनते हो दो बॉल कोलाइड करती दोनों को सिस्टम लेते हो, क्योंकि जो बीच का नॉर्मल फोर्स आएगा वो कितना आएगा आपको पता ही नहीं है। तो अगर आपने दोनों को सिस्टम ले लिया तो जिस फोर्स को आप नहीं जानते हो उसको आपने गायब कर दिया। अरे हाँ ना बोले, बस ये फायदा होता है सिस्टम चुनने का। इसको समझ नहीं आ रहा था, फिर से बताऊं, पता है तुमको एड्डा समझ में आ गया, और श्रीवास समझ में आ गया बेटा, चेतन पुत्र हाँ पता है। और हरिओम बेटा सब ठीक ठाक? हरिओम इज अ गुड बॉय। तुम परेशान क्यों रहते लेकिन इतना खुश रहते हो? बहुत बहुत खुश हो? इसी का आगे क्यों? आया है। लाइफ अच्छी निकल रही है। लाइफ अच्छी निकल गई? क्वेश्चन बन रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन बन रहे हैं। इससे मतलब तो खुश होता यार है। लाइफ अच्छी निकल गई बेटा, अभी तो स्टार्ट निकल कर रहे रही हैं। है, निकल रही है। निकल गई। हाँ हाँ निकल रही है। अच्छा ठीक है मजा नहीं लेना यार, तुम खुश मस्त रहा करो ना, इतना परेशान सा चेहरा बना के बैठे हैं।
अब नहीं परेशान हो तो समझ में आता कि गैस बड़ी तेज निकल रही है। तुमने सोचा था लुधियाना में आते ही ऐसा स्वागत होगा? अच्छा, मम्मी को सब पता है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है? हाँ, तो आइए देखिए प्यारे बच्चों, देखो बात सुनते हैं ध्यान से। प्यारे बच्चों देखो, मैं आपको बताता हूँ। देखो अब बेटा, ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दी, फिर से बता दूं क्या एक बार? ये इसको मन कर रहे हैं एक बार आओ, किसने बोला बता दो? तो नितिका चतुर्वेदी पुत्र। बेटा यू रिलेटिव है यू, तो बेटा थ्रस्ट फोर्स तो ऊपर को है, गैसेस नीचे को निकल रही है, यू रिलेटिव dm by dt है आर यू, और mg नीचे को। तो बेटा नेट फोर्स क्या आएगा? आर यू माइनस mg बराबर na, और a क्या होगा? dv by dt, और t टाइम बाद मास क्या हो जाएगा दोस्त? बोलो बेटा, सब लोग बोले m नॉट माइनस आरती नायक। एक सेकंड में आर से डिक्रीज होगा, टी टाइम में आरटी से डिक्रीज होगा। समझ में आ गया? आरती नायक, आरती नायक इज अ गुड गर्ल। गर्ल। तो यहां से बेटा क्या होगा? ये इससे डिवाइड कर दें, अब dt को इधर है बेटा, इसके बाद तो इंटीग्रेशन है तुच्चा सा। जब टाइम जीरो था वेलोसिटी जीरो थी, जब टाइम t हुआ v हो गई। बोलो आया? क्या तो आया मिस्टर स्नेक? तो एक बार की बात है, कब की बात है? एक ठेला था, एक इस पे फेविकोल लगी हुई थी ठेले पे। क्या लगी हुई थी? और ये यू से चल रही है, और इसको कोई खींच रहा है F फोर्स। कितने फोर्स से? F फोर्स से। और यहां पर बेटा सैंड है, और सैंड लगातार हम इस पे डाल रहे हैं ऊपर से, लैम्डा kg पर सेकेंड। बताना है कि कैलकुलेट द फोर्स F टू मूव द कार्ट विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कैलकुलेट द फोर्स F टू मूव द कार्ट with constant velocity. Calculate the force F to move the cart with constant velocity. कर पाए? हेलो दीपक, बेटा सिमरन भी बुलाना होगा।
हाँ भाई, नहीं समझ में आया क्या यार? ये नहीं है बेटा। देखो कैसे करेंगे, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से समझो। ये कार्ट है बेटा, जो मास इससे आके जुड़ने वाला उसके पास कुछ तो नीचे की वेलोसिटी होगी, और u रिलेटिव dm by dt होता है ना, तो इसकी रिस्पेक्टिव वेलोसिटी यदि v अगर मान लो नीचे को वेलोसिटी थी, तो रिलेटिव वेलोसिटी यदि अपनी वेलोसिटी पलट के दे देंगे हम अपनी u, यही होगा या कुछ और होगा? अब बेटा देखो ये u एक तो इसके कारण आएगा u रिलेटिव dm by dt, और एक इसके कारण आएगा u रिलेटिव dm by dt, अलग अलग देख ले। इसके कारण किसी ने मेरे को कहा देख के कोई फायदा नहीं, मैंने कहा क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि इसके कारण जो u रिलेटिव dm by dt आएगा वो तो नॉर्मल आएगा, वो तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उससे तो नॉर्मल फोर्स पड़ेगा, उससे तो क्या मेरे को नॉर्मल फोर्स निकालना है या हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है? तो ये वाला मेरे काम का है लैम्डा इनटू u, इधर को फोर्स आएगा, लैम्डा इनटू v इधर को भी आएगा, u रिलेटिव dm by dt, पर इसके कारण तो नॉर्मल फोर्स पड़ेगा, उससे मतलब ही नहीं है। जो पीछे को आ रहा है जिसके कारण स्पीड कम हो सकती है उतना ही आपको लगाना पड़ेगा, लैम्डा u खत्म। क्या तो आ गया समझ में? नहीं समझ में? किसने कहा सर ऐसे नहीं, बेसिक डेफिनेशन से करो। बेसिक डेफिनेशन क्या? आगे को मोमेंटम क्या था सैंड का? जीरो। बेटा सैंड आ रही है फेविकोल पे चिपकती जा रही है, इसके साथ चल रही है u वेलोसिटी से, तो एक सेकंड मोमेंटम में क्या चेंज आ रहा है? जो लैम्डा मास जुड़ रहा है एक सेकंड में, उसका मोमेंटम क्या था? जीरो। क्या था? चिपकते ही क्या हो गया? u हो गया। तो मोमेंटम में एक सेकंड में क्या चेंज है? लैम्डा u, और एक सेकंड में जो मोमेंटम में चेंज आता है उसी को फोर्स कहते हैं। क्या तो आ गया समझ? बेटा लैम्डा मास एक सेकंड में चिपका, जिसके पास आगे को वेलोसिटी क्या थी? जीरो। क्या थी? और अब जब चिपक गया तो वेलोसिटी क्या हो गई? u हो गई। तो बेटा मोमेंटम में एक सेकंड में क्या चेंज है? लैम्डा u। पहले क्या था? जीरो नहीं है, तो यही एक सेकंड मोमेंटम में चेंज है, या आप ऐसे देख लीजिए जैसे आपको मन करे। अब ये फोर्स हटा देते हैं, अब ये फोर्स, और देखते हैं t टाइम बाद क्या वेलोसिटी है। नहीं समझ में आ गया क्वेश्चन? वही फेविकोल है, वही फनल है, और वही हम सैंड डाल। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार्ट आफ्टर टाइम t if external force is zero. Calculate the velocity of cart after time t if external force is zero. तो उस time क्या है? 47 5 मिनट है। 5 मिनट 442 है। Calculate the velocity of cart after time t if external force is absent. क्या zero? if external force is zero. करो? करना नहीं यार, मैं ही करूँगा ना यार, टाइम पास है। हेलो, पीछे को जो फोर्स आएगा उसके कारण एक्सेलरेट करेगा, जो नीचे को फोर्स आएगा उसके कारण एक्सेलरेट करेगा। लैम्डा u इंपॉर्टेंट होगा या लैम्डा v? ये लैम्डा u आ रहा है, किधर को आ रहा है? इधर को। फोर्स एक ही है, बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। t टाइम बाद मास क्या लेगा? m नॉट प्लस लैम्डा t। अरे कोई तो हाँ ना बोलो यार। इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या आएगा बेटा? वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। तो dv by dt क्या होगा? नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा। इधर बेटा मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड, तो इधर भी मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। तो dv by dt अगर नेगेटिव है तो एक और नेगेटिव लगाओ, ताकि बेटा f और ma को बराबर कर रहे हो, इधर f लिए, f का मैग्नीट्यूड लिए, तो ma का भी मैग्नीट्यूड, ये नेगेटिव क्वांटिटी, एक और नेगेटिव लगाओ ताकि पॉजिटिव हो जाए। हाँ या नहीं? अरे स्पीड कम होगी ना टाइम के साथ साथ, पीछे को फोर्स आ रहा है ना, लैम्डा u भी तो समझाया नहीं है। यस सर। u रिलेटिव जो है वो उधर को है ना, इसकी वेलोसिटी अगर किसी टाइम पे v आगे को है, इसको लैम्डा v कहना चाहिए। मान लो t टाइम बाद रफ्तार घट चुकी होगी कुछ, क्योंकि लगातार फोर्स है। मान लो t टाइम बाद v होगी, इनिशियल वेलोसिटी u थी ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u। अब लगातार फोर्स आ रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही है, तो मैंने मान ली थी कम होके v हो गई। और u रिलेटिव क्या हो जाएगा बेटा? अब देखो इसकी रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? पीछे को v हो जाएगी, सैंड की कम हो। ये हो गई, और टकराने के बाद क्या हो जाएगी? जीरो। अरे हाँ ना बोलो। u रिलेटिव जो ऐड हो रहा है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? v। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? v। और dm by dt क्या है? लैम्डा। तो लैम्डा u रिलेटिव dm by dt हमने निकाल ली, वो आ गया लैम्डा v। अरे हाँ ना बोलो यार, नहीं है?
एक सेकंड में लैम्डा मास ऐड हो रहा है, एक सेकंड में जो मास ऐड हो रहा है उसका मोमेंटम 0 था, बाद में लैम्डा वी हो गया, तो जितना आपने एक सेकंड में मोमेंटम इंक्रीज किया उतना आपने फोर्स लगाया लैम्डा वी, उतना ही वो इक्वल अपोजिट फोर्स लगाएगा लैम्डा वी। अरे यार वो लैम्डा मास के पास आगे कोई वेलोसिटी थी नहीं, 0 थी, मोमेंटम 0 था, बाद में लैम्डा वी हो गया मोमेंटम। एक सेकंड में लैम्डा वी का मोमेंटम में चेंज आया, तो आपने जो फोर्स लगाया वो लैम्डा वी लगाया, तो वो आप इक्वल अपोजिट फोर्स लगाएगा लैम्डा वी। कह दो आगे यार। यस सर। आगे बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अब कैसे करेंगे? dv by v, इसको इधर लेंगे, dt लैम्डा dt अपॉन m नॉट प्लस लैम्डा t। जब टाइम 0 था वेलोसिटी u थी, जब टाइम t हुआ v हो गई, और एक माइनस साइन भी था। अब यार इंटीग्रेट कर लोगे, ln v by u is equals to lambda ln m naught upon m naught plus lambda t, और एक लैम्डा से डिवाइड भी करेंगे, लैम्डा कट जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फिर से बताऊं बेटा, पीछे को फोर्स क्या आ रहा है? u रिलेटिव dm by dt। u रिलेटिव क्या हो जाएगा बेटा? जो मास ऐड हो रहा है, हम क्या करेंगे, अपनी वेलोसिटी इधर को देंगे, उसके पास कुछ नीचे को वेलोसिटी भी होगी इवन, पर उसके कारण जो फोर्स आएगा वो तो नॉर्मल से एडजस्ट हो जाएगा ना। एक्सेलरेट कार्ट कौन सा फोर्स एक्सेलरेट कर सकता है? जो हॉरिजॉन्टल फोर्स हो। अरे कह दो समझ में आ गया। नॉर्मल तो सेल्फ एडजस्टेबल है, वो तो आके उसको बैलेंस करेगा ही ना यार। तो लैम्डा भी पीछे को फोर्स आ रहा है, लैम्डा भी, मैंने u क्यों नहीं लिया? क्योंकि u तो इनिशियल वेलोसिटी ना, घट के कुछ टाइम बाद किसी t टाइम की बात करूंगा, v हो गई, तो लैम्डा भी पीछे को फोर्स है, लैम्डा भी पीछे को फोर्स है, बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना हो जाएगा t टाइम बाद? m नॉट प्लस लैम्डा t। एक्सेलरेशन क्या है? dv by dt। वेलोसिटी घट रही है टाइम के साथ साथ, dv by dt क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किए पॉजिटिव कर दिए, क्यों? क्योंकि इधर फोर्स का मैग्नीट्यूड है, तो इधर भी ma का मैग्नीट्यूड आएगा। आगे और संदीप समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे ना। 1 अपॉन x का होता है ln x, 1 अपॉन ax प्लस b का क्या होगा? ln ax प्लस b ln m नॉट प्लस लैम्डा t अपॉन लैम्डा। लैम्डा आएगा तो लैम्डा कट जाए, और फिर 0 से t थी लिमिट, माइनस साइन था, वैसे तो अपर माइनस लोअर करते, मैंने लोअर माइनस अपर कर दी। 0 पुट करेंगे पहले ln m नॉट माइनस ln m नॉट प्लस लैम्डा t, तो log a माइनस log b log a by b। इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही है। काश ऐसा तरीका जब बिना इंटीग्रेशन के, वही मैं आपको समझा रहा था कि एक्चुअली में ना बेटा इसके क्वेश्चन ना बिना इंटीग्रेशन के हो जाते हैं। नॉर्मल मेथड यही होता है। अगर इसका आंसर देखेंगे तो उससे ही क्लिक कर जाएगा नॉर्मल मेथड, मतलब बिना इंटीग्रेशन के करके क्लिक। दिस इक्वल टू दिस करो, m नॉट u इनिशियल मोमेंटम, m नॉट प्लस लैम्डा t इनटू v फाइनल मोमेंटम। पूरे को सिस्टम ले लो, x डायरेक्शन पहले मोमेंटम क्या था? m नॉट u, और बाद में क्या होगा? m नॉट प्लस लैम्डा t इनटू v। अरे जय सर। अब तो इंटीग्रेशन की दिक्कत नहीं है ना। नीट में जो क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन नहीं लगेगा, जान के इंटीग्रेशन वाला कराया ताकि थ्रस्ट फोर्स की थोड़ा सा फील तो दिलाऊं कि थ्रस्ट फोर्स से कैसे करते हैं क्वेश्चन। अच्छा अब भी ऐसे ही करूं और फिर दिखाऊं आंसर मैच करता हुआ, या मतलब डरावना हो जा रहा है थोड़ा? क्वेश्चन भी लिखने में दिक्कत है क्या? उतारने में दिक्कत हो रहा है? बेटा इनिशियल मोमेंटम m नॉट इनटू u, फाइनल क्या हो जाएगा? m नॉट प्लस लैम्डा t इनटू v। खाली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम x डायरेक्शन। पर बेटा मेरी बात सुनो, अच्छा इसको उतार लो फिर। हाँ सही बात, लेकिन बेटा मैं ये कह रहा हूँ ना बेटा, अगर मैं आपको ये बताता हूँ तो आपको थ्रस्ट फोर्स बताने का कोई फायदा ही नहीं हो ना, बिना थ्रस्ट फोर्स के क्वेश्चन कर लेंगे।
चीटिंग है ना, मेरे से लोग लड़ेंगे भाई, चीटिंग है ये तो भाई। इसको बताएंगे नहीं इस मेथड से भी आइए नहीं, अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है कार्ड की, इनिशियल वेलोसिटी करें आगे, करें आगे। चलो थ्रस्ट फोर्स का आखिरी सवाल। लैम्डा किलोग्राम पर सेकंड आ रही है ऊपर से मिट्टी, हमने एफ फोर्स लगा दिए टी टाइम बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एफ फोर्स लगा दिए टी टाइम बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बताओ टी टाइम बाद क्या वेलोसिटी हो जाएगी, वी क्या हो जाएगी, तो पीछे को फोर्स क्या था, लैम्डा वी, थ्रस्ट फोर्स नहीं है। बेटा देखो मेरी बात सुन लो ध्यान से, बड़ी सिंपल बात बता रहा हूं, हेलो सब लोग बात सुनो बेटा, इंटीग्रेशन में दिक्कत आ जाए तो गलत बात है यार, इतना तो इंटीग्रेशन मैंने सिखाया यार, बोलेगा ये लेट है, शैतान है वो, डेमो क्लास। चलो कोई बात नहीं। प्यारे बच्चों देखो बात सुनो ध्यान से, अगर कुछ टाइम बाद वेलोसिटी v हो गई होगी तो v रिलेटिव क्या हो जाएगा, पीछे को v आ जाएगा, लैम्डा v पीछे को फोर्स आएगा, नेट फोर्स क्या आ जाएगा f माइनस लैम्डा v बराबर ma, और m क्या हो जाएगा t टाइम बाद m नॉट प्लस लैम्डा t इनटू a। बेटा अगर इतना लिखने में दिक्कत है तो गलत बात है, क्योंकि बेटा ये मैं पक्का कह रहा हूं कि ये लिखना आपको आना ही चाहिए। थ्रस्ट फोर्स पीछे वाले समझ में आ गया नहीं आता, क्यों पीछे वाला थ्रस्ट फोर्स, क्योंकि जो मास आ रहा है उसके पास आगे को वेलोसिटी थी नहीं, हमने दी, तो अगर हमने उसको वेलोसिटी दी तो हमने उस पर फोर्स आगे को लगाया, वो हम पे इक्वल अपोजिट फोर्स पीछे को लगाया, कह दो आगे समझ में आया। तो f माइनस लैम्डा v बराबर ma, ये लिख पाओगे। अब चाहो तो आप इंटीग्रेट करके कर लो, जो कि मेरे को लग रहा है आप लोग नहीं करना चाहते हो, तो फिर मैं भी क्यों करवाऊं। अगर कोई पूछे t टाइम बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, t टाइम बाद f into t हो गया इंपल्स, और इंपल्स क्या होता है, चेंज इन m नॉट प्लस लैम्डा t into v माइनस m नॉट into 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी थी, बस खत्म बात। आप इंटीग्रेट करेंगे तो भी यहीं पे पहुंचेंगे, अगर आप इसको dv by dt लिखे और फिर इंटीग्रेट करें तो फिर आप वहीं पहुंचेंगे। करके दिखाओ, इंटीग्रेट करके रहने दो, रहने देते ना, कोई पैसे तो मिलेंगे नहीं इंटीग्रेट करने के, यार ऐसे अच्छा लग रहा है। मजा खराब कर देता है, हाँ मजा खराब कर देता है इंटीग्रेशन। मजा खराब कर देता है इंटीग्रेशन भाई। आगे समझ में थ्रस्ट फोर्स या नहीं आ गया, कोई खास बड़ी बात है ही नहीं भाई, एक सेकंड में जो मोमेंटम में चेंज आता है उसे फोर्स कहते हैं। और कितने क्वेश्चन करे, 3 तो हमने अवनीत पे किए, चौथा हमने रॉकेट प्रोपल्शन वाला वो आपको पूरा डेरिवेशन करा दिया, और उसके बाद 3 ये वाले करा दिए, बस 3 बहुत हुए, 3 3 6 1 7 बहुत हो गया। बाकी इसका एक आध क्वेश्चन तब भी करेंगे फ्लूइड पढ़ेंगे तो। रूपा आगे देखो, अगर वैसे इसको इंटीग्रेट करते तो कैसे करते बताऊं क्या, ये रहने दो, देखो f माइनस लैम्डा v था, उसको इधर ले आओ, ये dv by dt है, तो dv अपॉन f माइनस लैम्डा v आ जाएगा, और dt अपॉन m, dv by dt है तो dt अपॉन m नॉट प्लस लैम्डा t। जब टाइम 0 था वेलोसिटी 0 थी, जब टाइम t हुआ v हो गई, वहां क्या आ जाएगा ln m नॉट प्लस लैम्डा t अपॉन m नॉट अपॉन लैम्डा, और इधर क्या आ जाएगा ln f माइनस लैम्डा v f अपॉन f माइनस लैम्डा v, और जो लैम्डा आएगा वो तो कट जाएगा, इसमें भी माइनस लैम्डा बाहर आएगा, तो माइनस को हटा दिया, बस अब इन दोनों को इक्वेट कर दो और आप देखोगे फाइनल रिजल्ट यही आएगा।
ये भी मैं यहां तक मैं पहुंचाऊंगी, पहुंच जाओगे। 1 प्लस लैम्डा टी बाय एम नॉट एफ अपॉन एफ माइनस लैम्डा वी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक एफ को काटो यहां से, लैम्बडा बी है। लैम्डा तो हम सीख गया एफ माइनस लैम्डा वी एफ लैम्डा टी बाय एम नॉट माइनस लैम्डा स्क्वायर टी बाय एम नॉट इज इक्वल टू एफ। कट गया। अब यहां से बेटा निकालना क्या था, वेलोसिटी निकालनी थी, निकाले। लैम्डा को तो काटे, खट खट खट, ये माइनस प्लस की कुछ गड़बड़ लग रहा प्लस है सर, ये प्लस है ना, Yes, sir. तो यहां से एफ को निकाल, एफ क्या आ जाएगा, एफ इंटू टी एम नॉट इंटू वी प्लस लैम्डा टी और लैम्डा टी के साथ भी वी आना चाहिए था हमारे अकॉर्डिंग, तो ना कुछ मिस्टेक कर दी। अच्छा, लैम्डा स्क्वायर टीवी था यहाँ पे, सॉरी सॉरी, लैम्डा स्क्वायर टीवी था हाँ प्लस लैम्डा टी, देखो वही चीज आ गई, एफ टी बराबर एम नॉट प्लस लैम्डा टी, वही चीज आ गई जो डायरेक्टली है। ये जस्ट आपको मतलब ये आपको पता क्यों आना चाहिए, ये वाली जो चीज बताई ये खाली इसलिए आनी चाहिए, खाली ये वाली इक्वेशन तक आपको पहुंचना आना चाहिए। और ये जो इंटीग्रेशन है बेटा ये बड़ी बार यूज होता है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रेशन तो आपको करना आना ही चाहिए। आपको इंटीग्रेशन में केवल और केवल मैं एक्सपेक्ट करता हूं दो तीन चीजों का इंटीग्रेशन, ये ax प्लस b का जो इंटीग्रेशन है बेटा ये आपको आना ही चाहिए, ln ax प्लस b अपॉन b, बस ये आपको आना पड़ेगा। यार कह दो समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया। बाकी हाँ आप इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से फटाक से कर सकते हैं, लेकिन यार ये वाला इंटीग्रेशन की भी यार काम नहीं चलेगा तो आरसी सर्किट में भी आएगा, एलआर में भी आएगा, तो कितनी बार बच के निकलोगे इस इंटीग्रेशन से, तो कई बार आएगा। समझ में आ गया या नहीं आया? अगर कोई कह दे हम यहाँ पे मिट्टी डाल रहे हैं और बताओ फोर्स क्या लगाएं ताकि हम कांस्टेंट वेलोसिटी चलाएं, तो बेटा जितना मोमेंटम बढ़ रहा है एक सेकंड में खाली उसको देखो, लैम्डा मास आया, यू वेलोसिटी, लैम्डा यू आ गई, तो लैम्डा यू को फोर्स लगाना है, सिंपल बात, कह दो आगे। दूसरी बात, अगर मान लो फोर्स एब्सेंट है, कोई कहते हैं टी टाइम बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियली मास m नॉट था और मोमेंटम m नॉट u था, टी टाइम बाद मास हो गया m नॉट प्लस लैम्डा t इनटू v के बराबर कर दे। तीसरी बात, अगर पहले फोर्स लग नहीं रहा था हमने फोर्स लगाना चालू कर दिया, टी टाइम बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अभी तो मोमेंटम जीरो था, टी टाइम में मोमेंटम में चेंज क्या होगा बेटा, एक्सटर्नल फोर्स तो अकेला यही है, f इनटू t चेंज इन मोमेंटम बराबर m नॉट प्लस लैम्डा t इनटू v। बेटा तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो वैसे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट 180 के लिए, थ्रस्ट फोर्स पे क्वेश्चन थोड़े से कम पूछे, अगर सेंटर ऑफ मास पे क्वेश्चन आता है तो ज्यादा चांसेस होते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्वेश्चन होने का या सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का होने का, या और अगर तीसरा अगर जो वैरायटी है कि जिसकी फिर से उम्मीद कम होती है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास होती है, और ये सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन है। मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के साथ आप इंपल्स को भी ले सकते हैं। तो बेटा ये हो गया था अपना थ्रस्ट फोर्स खत्म। मेरे को लग रहा है प्रोबेबली समझ में आ गया होगा। थ्रस्ट फोर्स क्या है, u रिलेटिव dm by dt। थ्रस्ट फोर्स क्या है, कैसे आया बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स। यार कह दो आ गया। अरे भैया हम यहाँ पे हम रॉकेट के अंदर बैठे, हमने देखा एक मास dm हमारे सामने था,
फिर क्या हुआ, उसके पास वेलोसिटी क्या हुई, u रिलेटिव आ गई, तो dm into u रिलेटिव चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम थ्रस्ट फोर्स, u रिलेटिव dm by dt थ्रस्ट फोर्स है, और वो u रिलेटिव के डायरेक्शन में होगा जब dm by dt पॉजिटिव होगा और dm by dt नेगेटिव होगा तो u रिलेटिव से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बस सिंपल बात है। क्या सोच पाएंगे? यस सर। आप कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल बेसिक पे बैठ के करो, एक सेकंड में जो मोमेंटम में चेंज आता है उसको फोर्स कहते हैं, बड़े आराम से क्वेश्चन बन जाते हैं, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है यार। कह दो समझ में आ गया यार, पल्ले पड़ गया? यस सर। हेलो शमी, यस।